गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी हिंदी की बुक भारत की खोज के चैप्टर 2 तलाश पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह स्तर पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जो भारत की विविधता है वो अद्भुत है, कि यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियाँ रहती हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, भाषाएं यहाँ पे काफ़ी प्रकार की है। तो ये जो है विविधता है वह अद्भुत है, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली है। प्रकट है मतलब हमारे सामने है, वह स्तर पर दिखाई पड़ती है, वह सबको मतलब बाहरी रूप से है और वह सबको दिखाई भी पड़ती है, कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है और कोई भी उसे देख सकता है। हर कोई इस चीज़ को देख सकता है कि भारत में कितनी विविधता है फिर भी एकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से नहीं है, रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी, कि इसका जो ताल्लुक है मतलब इसका जो रिश्ता है वो बाहर से नहीं, शरीर से नहीं, मानसिक आदतों से भी हमें दिखाई देता है। कि जो बाहर से दिखाई देने पर जो उत्तर पश्चिम इलाके के पठान है और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल हैं, इनमें बहुत कम समानता है, कि इनमें समानता नहीं है। उनकी नस्लें भिन्न है, मतलब उनके जो जातियां धर्म अलग अलग है वो सब भिन्न है। इनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। समान सूत्र मतलब कुछ सिमिलैरिटी इनमें हो सकती है। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। इसमें बताया गया है कि एक देश में रहने वाले लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं कि ऐसे नहीं लगता कि वो एक ही देश के रहने वाले हैं। जैसे विदेशों में जैसे चीन के रहने वाले हैं वो पूरे ही देश के रहने वाले एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अमेरिका के लोग हैं वह दिखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा भारत देश है उसमें तरह तरह की जाति के लोग रहते हैं, रंग रूप के लोग रहते हैं, हर तरह की, जैसे काला हो गया, गोरा हो गया, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है। तो ये ज़्यादा सारी भिन्नताएं हैं वो भारत देश में ही देखने को मिलती है। इसमें बताया गया है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक, की जो उत्तर पश्चिमी के जो सीमांत के प्रदेश है, सीमा के लगने वाले प्रदेश हैं, उसमें मध्य एशिया की झलक दिखाई देती है थोड़ा बहुत। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद हमें दिला ही देते हैं। पठानों के जो लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर है। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा की ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। इनका संबंध भारत से पहले काफ़ी हजारों वर्षों से रहा है। ये पुराने तुर्क थे जो मुस्लिम और दूसरी जातियां थी जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जो जातियां बसी थी वे इस्लाम धर्म के जब इस्लाम धर्म नहीं आया था इनमें, इनके आने से पहले ये कौन से धर्म में थी? बौद्ध थी ये सभी जातियां। और उससे भी पहले जब वैदिक काल था उसमें ये हिंदू थी। मतलब इनका जो बेस है एक तरह से वो बोलते हैं हिंदू ही था। बाद में ये आगे जाकर ये इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुई। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्र के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे भारत में जो स्मारकों के मठ के ढेरों ध्वस्त अवशेष मतलब पुराने खंडर हो चुके हैं, वो उनमें से एक है तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय, कि यहाँ पे विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने आते थे। भारत के नहीं, एशिया के विभिन्न भागों से भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने आते। यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अब वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन इनके बीच में जब हुआ
तो क्या हुआ, अंतर तो थोड़ा बहुत जरूर आया, लेकिन वो एक तरह से जो मानसिकता उस धर्म में पहले से बन चुकी थी वह पूरी तरह नहीं बदल पाई, वो वैसे ही रही। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब में इसमें भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डाल देने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। इसमें कहा गया है कि दो जातियां तो चरम उदाहरण है काव्य भिन्नता की, बाकी भी सब में इनमें बीच में ही है। इन सब में क्या है मेन बात, मुख्य बात क्या है, भारतीय होने की। ये भारतीय कहलाए जाते हैं कि इतनी सारी जातियां बोलियां होने के बावजूद भी, इतने सारे भाषाएं होने के बावजूद भी, एक विशाल मध्य भाग में, विशाल देश में रहने के बावजूद भी अपनी अलग अलग भिन्नताएं बनाए हुए हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपराओं, अभिलेखों से मिलती है कि ये कैसे एक थे। साथ ही इस पुराने दौरान वे ऐसे भारतीय बन रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। ये ऐसे मतलब पूरी तरह से भारतीय थे, उनकी एक राष्ट्रीय विरासत एक ही, जैसे एक देश में रहने वालों की विरासत एक ही होती है, वो अलग अलग जातियां होने के बावजूद उनकी एक राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। और जो उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं, जो मन से इनकी जो विशेषताएं थी एक जगह के रहने वाले लोगों की, वो भी एक तरह से समान ही थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। इसमें बताया गया लेखक ने कि जैसे प्राचीन चीन है उसी तरह प्राचीन भारत ने भी अपने प्राचीन भारत था, वो उसकी अपनी एक दुनिया थी, इसकी संस्कृति और सभ्यता थी। उसने तमाम चीज़ों को अपने हिसाब से आकार दिया था, अपनी विरासत के हिसाब से। यहाँ पे विदेशी प्रभाव मतलब विदेशी ताकतें, बोलते हैं कि विदेशों के लोग तो यहाँ पे आए और जो ये संस्कृति थी उसको प्रभावित तो किया, लेकिन उसी के अंदर तल्लीन हो गए, जज्ब हो गए, उसमें चले गए। जब भी विघटनकारी तत्व, विघटनकारी मतलब उस चीज़ को ख़त्म करने वाले संस्कृति में हमारे में उभरे, उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया, उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, बिल्कुल उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। उन्होंने सभ्यता के आरंभ से ही कहते हैं कि जो भारतीय लोग थे उनके मन में एकता के स्वप्न था, उनमें एकता में रहने की एक तरह से इच्छा थी, उनका एकता में रहने का सपना था और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने बीच बनाए रखा। अपनी इस एकता की जो कल्पना थी, एकता में रहने का जो उनका सपना था, उन्होंने किसी बाहरी वस्तु या बाहरी तत्वों, बाहरी लोगों के कारण इस चीज़ को बिल्कुल भी हटने नहीं दिया, इस चीज़ को ख़त्म होने नहीं दिया। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति मतलब इसके अलावा इनके जो रीति रिवाज थे पुराने, इनके जो विश्वास थे, उन्होंने इसकी सहिष्णुता को मतलब उनकी पूरी तरह से अपने पूरे पुराने रीति रिवाजों को उन्होंने पूरी तरह इज्जत दी, पूरी तरह बढ़ावा दी एक तरह से, और फिर भी और साथ में एकता में भी ये रहे और अपनी जो विविधता थी उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही मान्यता ही नहीं, पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया कि हम विविधता में बने तो रहेंगे लेकिन फिर भी एक रहेंगे।